हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम आपके लिए आ चुका हूं मैथमेटिक्स के लिए सॉल्यूशन को लेकर। यहां पर सीआईटीएस के लिए संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। आज हम लोग लगाएंगे मॉडल पेपर को। मैथ के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनमें से आपके लिए यहाँ पे जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 8 जुलाई को, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ मिलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आपको कुछ सवाल लगाने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का और लगाते हैं आज के पहले सवाल को। यहाँ पे आज के आपके लिए जो पहला प्रश्न लिखा जा रहा है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न मैंने सिंप्लीफिकेशन से लिया है, सरलीकरण से लिया गया है पहला प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है कि यहाँ करके दिखाता हूँ। 1525 लिखा गया है, 1525 है, गुणा में 0.05 है और फिर यहाँ भाग का चिन्ह लगा है। देखिए यहाँ पे इस सवाल को क्यों चुना गया है, इसकी वजह यह है कि यहाँ गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हम लोग यहाँ पे दशमलव और फिर भाग के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस प्रश्न को चुना हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसको हल करके मान निकालना है। बराबर का क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है, इसका मतलब पूरे को हल करके इसका मान निकालना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन की बात मैं करूँ तो ऑप्शन पहला वाला जो होगा वो 30.5 है, 30.5 होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है यहाँ पर 2.05 है। ठीक, और जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो होने वाला है 20.5 है। और फिर जो चौथा ऑप्शन होगा वो 3.05 होगा। इन चार ऑप्शन के लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे 1525 होगा ना, 5 यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो 1525 लिख देंगे और फिर कितना होगा, गुणा लगा लेंगे। आपको पता होगा बोर्ड मास का रूल जो होता है उसमें सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई के साथ इसको नहीं करने वाले भी फिलहाल। तो सबसे पहले भाग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कैसे होगा, यहाँ पे भाग की जगह पे क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर जो 25 गुणा में है यहाँ पे अंश में इसको बटा में कर देंगे। 1 बटा कितना हो जाएगा, 25 होगा। अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो मन करेगा वो करेंगे। अब देखिए इससे कट सकता है, यहाँ पे 25 से जाएगा, यहाँ पे 6 बार होगा और फिर और 25 से कम 25 इतना होगा। गुणा कर देंगे 61 से, 61 से गुणा करेंगे कितने का, 61 से गुणा करेंगे 0.05 का। कीजिए 5 से कम 5 होगा और फिर उसके बाद फिर 5 अंक 30 होगा। 30 हो चुका है ना, पूरा इतना हुआ। दशमलव कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, लगा देंगे तो 3 दशमलव कितना आ गया है, 0.5। इसका मतलब क्या होगा, 3.05 ही आपके सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। कुछ ये लगी सवाल। इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न होगा वो सेकेंड नंबर होगा। वो कुछ इस प्रकार है कि देखिए यहाँ सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो मतलब रेलगाड़ी से संबंध में है। रेलगाड़ी की चाल और दूरी के संबंध में सवाल है, दूसरी है, जो कि सवाल को लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है दूसरा प्रश्न की, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, लिख रहा हूँ प्रश्न, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, इसके बारे में क्या कहा गया। उसके बाद फिर जो 22 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, 22 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, लिखते हैं बस।
उसके बाद यहाँ पे आगे सवाल में जिक्र किया गया है कि यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 126 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 126 मीटर हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई 126 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। ठीक, ये कुछ हुआ। ये है प्रश्न। और रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प लिख दूंगा। 140 मीटर है पहला विकल्प है, और जो दूसरा होगा वो 150 है, 160 है, 150 मीटर, 160 मीटर, फिर जो अगला होगा वो 250 मीटर होगा। ठीक है, कितना सा है, यही हमारे पास 4 विकल्प हैं जिनके लिए हमको काम करना है। क्या कहा गया भाषा को अच्छे से समझ लीजिएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है जो कि 22 सेकंड में क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 126 मीटर हो तो रेलगाड़ी की क्या निकालना, लंबाई निकालना है। देखिए इन सब पे सवाल लग चुकी है पहले, इस पूरे नियम पे पहले सवाल लगी हैं, और इनमें बहुत आसानी से बहुत छोटा सा सवाल लगता है। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होते हैं, यहाँ निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पीड इंटू में क्या होता है, टाइम होता है। आराम से यही कर दीजिएगा। और इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला यही तो लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करती है या किसी बड़ी वस्तु को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और वस्तु की लंबाई ही चली गई दूरी होती है, बाकी स्पीड और वहाँ पे जो टाइम होता है वो तो दिया ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यह होने वाला है कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योगफल ही क्या होगा, चली गई दूरी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी की लंबाई को मान लीजिए L मान लीजिएगा, और प्लस में 126 क्या था, 126 प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। समझिएगा डिस्टेंस हमने L प्लस 126 कर लिया है, बराबर में क्या होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना होगा, सारे के सारे मात्रक देखिए जो मान याद करना वो भी मीटर में सबका है, सभी मात्रक मीटर में निकालना है। ठीक है, और फिर यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में है और समय सेकंड में है, इसका मतलब मीटर और सेकंड में रखना होगा सब कुछ को। जबकि यहाँ पे हमारे पास चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको हम मीटर पर सेकंड बदल लेंगे तब सवाल को हल करेंगे। मीटर पर अच्छा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए एक रूल होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 5/18 से गुणा करा करेंगे। तो कीजिए यहाँ पे प्रयास, तो क्या हो जाएगा, स्पीड आपका 72 था और फिर यहाँ 5/18 से गुणा करने की वजह क्या है, ये मीटर पर सेकंड में बदल गया है। और फिर टाइम का जो मान है वो कितना होगा, 22 सेकंड हो जाएगा। इसी को हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ट्रेन की लंबाई L का मान आ जाएगा। चलिए करते हैं सवाल को हल। L प्लस में 126 को भी यहीं रखेंगे, बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 4 बार जाएगा, 18 से 4 बार गया, ये कटा, और 4 5 6 20 होगा, 20 से 220 से गुणा, 22 का 20 से गुणा कर देंगे, 22 में 44 हो जाएगा, 400 कितना आएगा, 40 होगा। ठीक, इतना होगा। देखिए 5 में 20 होगा, 20 का मतलब केवल 2 समझिएगा, 22 और 44 का मतलब 44 हो जाएगा, और एक जीरो था उसकी वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आगे क्या बढ़ेंगे, L का जो मान आएगा 440 है। ठीक है, इसको पीछे ले जाएंगे, कितना बन के आएगा, 126 लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, L बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे 10 में से यहाँ पे 6 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे फिर बचा हुआ आपके पास 3 जो कि 1 होगा, और फिर यहाँ पे बचा हुआ जो 4 बचा हुआ, 4 में से घटेगा 3, तो 314 मीटर क्या होगा, आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। यहाँ पर ये सवाल होगा। और अब इस सवाल में 314 कहीं पर विकल्प में भी नहीं है, 314 जो लिखा गया है यहाँ पे किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, और जबकि बुक में एक और विकल्प रहा करता है जो कि नन ऑफ दीज का रहता है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देंगे। चौथा जो विकल्प होने वाला होगा, हम लोग 5वां विकल्प एक बनाएंगे जो कि नन ऑफ दीज होगा, उसी से हम लोग क्या करेंगे, 314 मीटर आएगा वो नन ऑफ दीज को यहाँ पर वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे ये लगेगी सवाल कैसे हुआ, देखिए आपका
सवाल सही होना चाहिए, विकल्प कुछ भी होगा, विकल्प ढूंढ लिया जाएगा। अगर ऑप्शन सारे गलत होते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता, बुक में तो हो सकता है लेकिन एग्जाम में कभी नहीं हो सकता। तो एग्जाम के लिए आप क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये आपका जो ट्रेन की लंबाई आएगी वो 314 मीटर ही आएगी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न में 3rd नंबर लगाने वाला हूँ। 3rd नंबर देखिएगा कैसे कर पाते हैं वो सवाल। 3rd नंबर की जो सवाल होगी वो क्या होगा, प्रस्तुतता से संबंध में सवाल है। ठीक है, और प्रस्तुतता के सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी इस टाइप की सवालें लगी है पहले, आज एक और लगा के दिखाते हैं। बार बार लगाने से वो सवालों का प्रैक्टिस हो जाता है, जिससे क्या हो वो सवालें हमारे आसपास ही बनी रहें। लिखा है कोई नाम है, ए क्या कर रहा है, कोई नाम लिखा गया, नाम की जगह पे मैं संकेत लिखूंगा। ए जो होगा अपने नाम की जगह मैं संकेत लिख रहा हूँ, ए अपने धन का 30%, ए अपने धन का 30% किसको दिया है, बी को दिया। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है बात, उसके बाद फिर कुछ और भी कहा है, 15% किसी और को दिया है, 15% किसी सी को दिया है। ठीक है, 15% सी को दिया। उसके बाद तथा फिर से 15% ना डी को दिया, कुछ और नाम लिख देंगे, तथा 15% डी को दिया। उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी उसके पास क्या हुआ कि कुछ पैसे बच रहे हैं ना, उसके पास 6000 रुपये शेष बच रहे हैं। अब उसके पास ₹6000 शेष है। सवाल में लिखा है ए अपने धन का 30% बी को दिया है, 15% सी को दिया है और 15% फिर से क्या किया, डी को दिया। उसके बाद फिर अब उसके पास जो बचा हुआ है अब उसके पास जो है, यहाँ पास नहीं लिखा गया फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास 6000 शेष बचा हुआ है। तो क्या निकालना है, तो बताना है ए के पास कुल कितना धन था, कुल कितना धन था। यहाँ पे उसके पास जो पहले धन था, कुल कितना धन था वही मान निकालना है ना। ए के पास कुल कितना धन था, इसी का मान निकालना है। तो चलिए प्रयास यहाँ पे ऑप्शन में लिख देते हैं, फिर काम करना शुरू करेंगे। 4500 है, 3500, 4000 और 3000, कुछ ऐसा लिखा है। 4500 लिख देंगे, 3500 है और 4000 हो जाएगा, और मान लीजिए और लिख देते हैं यहाँ पर 3000। ये 4 विकल्प हैं और सवाल है, इस सवाल को चारों विकल्प के लिए काम करना है। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं सवाल को, देखिएगा कैसे हो पाएगा। आसान प्रश्न है। इस टाइप के सवाल में जब भी कोई अपने किसी भी धन का कुछ % भाग किसी को दे रहा होता है, कहीं खर्च कर रहा होता है, उस दौरान 2 टाइप की सवालें होती हैं। एक तो सीधा सीधा प्रतिशत का मान दे देते हैं, जो कि मूलधन का ही प्रतिशत के हिसाब से काम करना होता है। एक और सवाल होती है जिसमें हर दफा क्या करना होता है कि वो शेष की बात कर रहा होता है। ऐसे पहले किसी अपने धन का कुछ % खर्चा किया है, जो शेष बचा है उसका कुछ % खर्च हो रहा होता है, उस दौरान कुछ अलग नियम लगाते हैं। यहाँ पे फिलहाल कुछ अलग अलग नियम लगाने वाले हैं। यहाँ पे हर बार जो होगा वो मूलधन का ही कुछ % लिया गया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ सवाल क्या होगा। यहाँ पे जो कुल धन का मान निकालना होगा, कुल धन बराबर जो होगा, कुल धन बराबर यहाँ पे 100 में से क्या घटाते हैं, वो घटाएंगे। देखिए यहाँ पे जितना % मान लिखा गया सबको जोड़कर 100 में से घटा देंगे। 30, 15, 15, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 होगा। यहाँ 60 लिखिएगा और फिर गुणा में क्या होगा, शेष जो बची हुई राशि है उसका मान लिख देंगे। तो कुल धन का मान इस प्रकार यहाँ से आएगा, 100 है, गुणा में 6000 हो जाएगा, पूरे का बटा कितना होगा, 40 होगा। ठीक,
आगे यहाँ पे ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, अगर काटेंगे तो 4 एकम 4 होगा और फिर क्या हो जाएगा 2, मतलब 4 पंचे 20 होगा। यहाँ डबल जीरो लगा देंगे, एक जीरो यहाँ का ही बचा हुआ है तो 15 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 15 का मतलब यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 15,000 होगा ना। कुछ इतना सा आ रहा है क्या, लग तो यही रहा है यहाँ पे ना कुछ कि 15,000 आएगा। और विकल्प में मिल ही नहीं रहा है, विकल्प का क्या हो गया, 30% था पहला मान, दूसरा 15% था और तीसरा मान भी 15% है, 6,000 रुपया उसका शेष बच रहा है। ठीक, तो उसके पास जो बचा हुआ राशि होगा वो क्या होगा, कुल धनराशि क्या होगा, 15,000 हो जाएगा। और सवाल में पूछा गया था उसमें कुल धनराशि कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पे सवाल में कुछ और आगे भी कहा गया था, ठीक है, यहाँ पे उसके पास कुल कितना धन था ये तो ठीक ठाक था, वो अलग बातें हैं। वो उसके पास 15,000 था तो उसने पूछा था लास्ट में क्या कि यहाँ पर तो उसने क्या किया, उसने ए ने बी को कितना रुपया दिया था, ये बात कहा गया है। फिर से यहाँ पे उसके पास कुल कितना धन था ये तो निकालना था, अलग बात है, लेकिन जो ऑप्शन सवाल में जो लिखा गया, जो सवाल का उत्तर आएगा वो ये निकालना होगा कि क्या हुआ, ए ने बी को कितना धन दिया, ये करना होगा। मैं लिख दूं फिर से बड़ा अक्षर यहाँ पे, तो ए ने बी को कितना धन दिया, ठीक है, कितना धन दिया। सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग परिवर्तन करेंगे, ए ने बी को कितना धन दिया, ये प्रश्न था। तो यहाँ पे उसके पास कुल धन 15,000 रुपया है, तो अपने धन का क्या किया उसने, 30% बी को दिया था, तो यहाँ 15,000 का क्या निकाल लेंगे, 15,000 का 30% का मान निकाल लेंगे, 15,000 का 30% का मान निकालेंगे, 30/100 कीजिएगा, डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा, 15 के यहाँ 45 होगा, 45 और डबल जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो आ जाएगा, तो 4500 क्या हो जाएगा, मान होगा जो कि ए ने बी को दिया था। तो ये प्रश्न था ना, प्रश्न अगर सही होगा तो आंसर कहीं ना कहीं दिखा जरूर करेगा, हमेशा बार बार नॉन ऑफ दिस का हम लोग यहाँ सहारा नहीं लेंगे। यहाँ प्रश्न में क्या कहा था बाद में कि यहाँ पे ए ने बी को कितना धन दिया था, तो यहाँ पे ए जो होगा अपने धन का क्या किया, 30% बी को दिया था, तो अपने धन का 30% निकाल देंगे उसके, जो कि 4500 रुपया आएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 के लिए। चौथा जो प्रश्न होगा वो आपके सामने ला रहा हूं और फिर हम लोग लगाएंगे उसको। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, ये जो आपका चौथा प्रश्न है वो क्षेत्र मिति से संबंध रखता है। एक आयताकार खेत की लंबाई जो है, आयताकार खेत की लंबाई यहाँ पर 18 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर दिया गया है। खेत की लंबाई 18 मीटर है और चौड़ाई जो है 8 मीटर है, 18 मीटर और 8 मीटर है। उस वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। उस वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। उस वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये है प्रश्न, यहाँ पे हम सबको लगाना है।
एक आयताकार खेत की लंबाई 18 मीटर है, चौड़ाई जो है उसका वो यहाँ पर 8 मीटर है। तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल जो होगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और यहाँ भी रही बात विकल्प की, मैं विकल्प लिख रहा हूँ जो कि यहाँ पे होगा 10 होगा, 10 मीटर और 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर होगा और क्या होगा 18 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 विकल्प हैं, ये चारों विकल्पों में से किसी एक को सही बताना है फिलहाल। तो काम कीजिएगा। देखिए यहाँ पहले थोड़ा समझ लेते हैं, अगर पता हो तो अच्छी बात है। आयत क्या होगा, 4 भुजाओं से बंद आकृति होती है, इसकी चारों जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होंगी। और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ये सभी के सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, सब कोण 90 के होने वाले हैं। और क्या होगा, ये इनके सम्मुख भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा जो होगी इसके बराबर होगी। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसके जो क्षेत्रफल का मान होगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई होगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। ये एल होगा और ये क्या होगा, बी होगा। और जिसका मतलब सर्कमफ्रेंस होगा, कहीं तो परिमाप कह दीजिएगा, हिंदी लिख देते हैं, बड़ा होगा अंग्रेजी। क्षेत्रफल इसका परिमाप होगा, परिमाप का जो मान होगा वो 4 गुणा में, मतलब 2 ऐसे होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई होगा। ये फॉर्मूला होता है। और रही बात वर्ग की बात कर लें तो वर्ग में क्या होगा, वर्ग का मतलब होगा 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति, इनकी चारों भुजाएं क्या होती हों, बराबर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसमें सबकी सब भुजा बराबर होगी, इसलिए सही भुजाओं को आर्म कहेंगे, ए कह देंगे। ठीक है, सबका मान बराबर होता है। और इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, अगर इस लंबाई, ये लंबाई मान इसको चौड़ाई मानोगे तो ए का ए से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। वैसे दोनों बराबर होता है। ठीक है, और फिर इसका जो परिमाप होगा, जो परिमाप होता है वो क्या होगा, 4 गुणा में भुजा होगा, क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा में भुजा होता है। ठीक है, तो काम करें हम लोग अगर आगे, तो यहाँ पे देखिएगा, समझिए। तो यहाँ आयताकार खेत की लंबाई 18 मीटर है और फिर चौड़ाई जो होने वाला है वो 8 मीटर है। ठीक है, इतना हो गया है। और फिर क्या कर रहे हैं, उस वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर जो, यहाँ पे इनका क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाए तो एल इंटू बी जो होगा बराबर में ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उस दौरान क्या करोगे, अब ए का मान निकालना है। 18 एल का मान होगा, बी का मान 8 होगा, बराबर में ए स्क्वायर। 18 8 44 हो जाएगा, बराबर में ए स्क्वायर। वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो ए बराबर होगा 12 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब जो होगा, आपकी जो वर्ग की भुजा होगी वो क्या होगी, 12 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर ये जो यहाँ लिखा गया सेकेंड वाला, इसे क्या कहेंगे, सवाल का सही उत्तर कहेंगे। तो फिलहाल ये लगी सवाल यहाँ पर क्षेत्रमिति के संबंध में था, आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेके आता हूँ आपके लिए, जो कि प्रश्न नंबर 5 होने वाला है। प्रश्न नंबर 5 में क्या करेंगे आप समझिएगा। देखिए, जो काम की चीजें हो उसको आप नोट कर सकते हैं, इन सब चीजों को नोट किया करो। ये ना काफी इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा चर्चा नहीं की जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर जो भी करे तो आपके ऊपर है। फिलहाल आगे बढ़े तो 5वां प्रश्न जो होगा वो देखते हैं आपके लिए कैसा होने वाला और क्या लेकर आ रहा है। कहना है कि 60 आदमी किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। क्या है प्रश्न, 60 आदमी किसी काम को, ये वर्क एंड टाइम की सवाल है। 60 आदमी किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कह रहे हैं कि यदि काम को दिए गए समय के 3/4 दिन में समाप्त करना हो,
दिए गए समय के 3/4 दिन में समाप्त करना हो। ठीक है, जो दिया गया समय है उसके 3/4 में दिन में समाप्त करना हो। लिखता हूँ भाषा। यदि काम को दिए गए समय दिए गए समय की 3/4 दिन में समाप्त करना हो तो यहाँ पर जो आदमियों की संख्या होगी वो कितनी होगी ना, तो और कितने आदमी लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ठीक, और रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प लिख दूंगा जो कि है 20, 25, 15 और 30 लिखा गया है। 20, 25, 15 और 30 है। ये 4 विकल्प हैं। ये 4 विकल्प के साथ हम लोग काम करेंगे, सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो लिखा है कि 60 आदमी किसी काम को 28 दिन पूरा करते हैं। यदि काम को दिए गए समय मतलब 28 दिन के 3/4 भागवे दिन पे काम करवाना हो, खत्म करना हो, तो कितने और आदमी लगेंगे, कितने और आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। ये मतलब सवाल का मकसद है। तो फिलहाल आप अगर इस सवाल में जिसकी जो भाषा है, इस भाषा के संबंध में जो सवाल आप जानते हो, वो जो फॉर्मूला सीखा गया था, सबसे फेमस फॉर्मूला है कि m यहाँ पे मतलब आदमियों की संख्या दिनों की संख्या का पहली स्थिति का जो गुणा होगा वही गुणा दूसरी स्थिति के लिए बराबर होगा। मतलब क्या कह सकते हैं, m1 d1 बराबर क्या होता है, m2 d2 होगा। यहाँ पर अगर दोनों अंतरालों में, दोनों स्थितियों में यहाँ पे मतलब समय का भी जिक्र हो, दिन के अलावा समय का भी जिक्र हो आवर में, तो वहाँ पर हम लोग h1 h2 भी कर देते हैं। h1 h2 का मतलब संबंध है घंटों से होता है। अगर कुछ घंटे काम कर रहे हो तो यहाँ पे इसमें भी इसका जिक्र करा करते हैं, वो भी आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे काम करें हम लोग m1 का मतलब पहले शर्त में मैन पावर कितना था, 60 था, इंटू में दूसरे शर्त में दिन यहाँ 28 थे, बराबर क्या हो जाएगा। दूसरी शर्त के लिए दूसरी शर्त के लिए मैन पावर का मान निकालना था, और यहाँ पे दूसरे में जो d2 का मान होने वाला है, दिए गए समय का 3/4, दिया गया समय 28 है, इसका 3/4 निकाल देंगे, ये हमारा समय लगने वाला है। फिलहाल करें काम, यहाँ पे 4 से 28, 7 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 60 होगा, गुणा में कितना कर देंगे, 28 कर देंगे, 7 और 3 नीचे आएगा तो 7 गुणा 3 नीचे लगा देंगे, बराबर में m2 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 20 या 60 और 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। 80 बराबर m2 का मान आएगा। मतलब ये अगर 80 आदमी आ जाएंगे तो उस काम को समाप्त कर पाएंगे 21 दिनों में। लेकिन हमको क्या कहा था, कितने और आदमी चाहिए। हमारे पास 60 पहले से हैं, 60 ऑलरेडी है, 80 चाहिए, इसका मतलब 20 आदमी कम है, और अगर हम 20 आदमी को और लाएंगे तो क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब और कितने आदमी लगेंगे का उत्तर क्या होगा, 20 आदमी और लगेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपके इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, ये थी सवाल बहुत आसानी से जो 5वें सवाल लगाए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्नों पर जो आपके सामने आने वाली है। जो अगला प्रश्न होगा वो 6वां प्रश्न होगा। 6वें प्रश्न को मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ। ये भी छोटा सा सवाल है, सरलीकरण से संबंध रखता हुआ प्रश्नता को शामिल किए हुए सवाल आ रही है आपके सामने, जिसको हम लोग लगाएंगे और फिर समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 होगा। ठीक, इसमें लिखा है कि यहाँ 6530 का 6% जो होगा, 6530 का 6% जो होगा उसमें हमको जोड़ना है किसको, यहाँ पर जो जोड़ना है वो 324.6 को 324.6 को जोड़ना होगा, और इसका संबंध होगा यहाँ पे 3 के साथ भाग के साथ संबंध होगा, और फिर बराबर में 800 का क्वेश्चन मार्क लगा है, बटा में 4 है।
ठीक, ये है प्रश्न। और इस प्रश्न के लिए जो विकल्प दिया गया है वो विकल्प आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। 2.75 है पहला विकल्प होगा, और दूसरा होगा वो 3 है, 3.5 है, 3 है, 3.5 है, और फिर जो है वो 2.5 कह रहे हैं। इन चारों विकल्प के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और चलिए सवाल को हल करते हैं फिलहाल। तो यहाँ लिखा है 6530 का 6% का मान है, उसको 324.6 के साथ जोड़ना है, बट यहाँ पे 3 से भाग करने के बाद, ठीक है। और फिर बराबर 800 का यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बटा में 4 लिखा गया है। इसी क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो हल करके निकालेंगे। यहाँ पे देखिए शुरुआत कीजिएगा, 6530 लिखा है, का माने गुणा 6% का मतलब बटा में क्या लगा देंगे 100, ठीक, इतना हुआ। यहाँ पे फिर आगे क्या होगा, प्रश्न में 324 है 0.6 है, भाग का मतलब गुणा में 1/3 कर देंगे, बराबर में 800 है, का माने गुणा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, बटा में क्या होगा 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक एक करके सबको। यहाँ पे देखिए 1 0 कैंसिल कर दीजिएगा, और कहा जाए तो 2 3 6 होगा, और 2 5 10 हो जाएगा। इसको इससे गुणा कर दूंगा, सिर्फ अभी दशमलव में नहीं काटने वाला हूँ, जो होगा आगे देख लिया जाएगा। 3 3 9 होगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 होगा, 1 19 होगा, ठीक, बटा में यहाँ 5 लगा देंगे। यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 3 से भाग कीजिएगा, 3 1 कम 3 8 24 हो जाएगा, दशमलव में 3 गुना 6 होगा, 108.2 आएगा, बराबर में 4 से भाग जाएगा, 4 दूना 8 200 होगा, गुणा में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास सवाल। फिलहाल इसको ऐड करेंगे। ऐड कब होगा, जब देखो सिंप्लीफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको भिन्न के रूप में ही हल कर लीजिए, दशमलव लगाने का नहीं इरादा है भी, फिलहाल करें तो हो जाएगा। फिलहाल तो 1959 होगा, यहाँ प्लस में 5 से इससे गुणा होगा, तो क्या होगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर 5 8 40 होगा, 1 41 कर देंगे, और फिर दशमलव के अंक पे लगा देंगे। फिलहाल 5 8 40 से 41, 4 बचा है, 4 यहाँ आएगा, 5 एकम 5 होगा, 541.0 था, 0 का कोई मतलब नहीं, बटा है 5 होगा, बराबर में 200 है। 200 गुणा में था, भाग में आएगा, यहाँ पे 200 ऐसे लगा दीजिएगा, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसको जोड़ते हैं, कितना होगा, 9 1 10 हो जाएगा 0, और फिर 5 4 9 1 10 की 0 हासिल, फिर 1 आया है, और फिर 9 5 14 1 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 2500 आया है, बटा में कितना लिखा जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे 5 में 10 कर देंगे, 1000 हो जाएगा, ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है। यहाँ पे 3 0 है, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 हर में था, दशमलव कहाँ आएगा, एक अंक में दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा कितना आएगा, 2.5 2.5 आ जाएगा। और यही आपके सवाल का सही उत्तर होने वाला है, और ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, जो कि दिख रहा है, ठीक है। तो ये लगी सवाल यहाँ पर थोड़ा सही से काम करेंगे। सरलीकरण है, कभी कभी सरलीकरण में गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, गलतियों को कम करके सही से काम करेंगे तो सवाल आसानी से लग जाता है। ये लगी सवाल जिसमें ऑप्शन नंबर 4 आपको सही दिख रहा है। फिलहाल आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आपके लिए आने वाला है। यहाँ फिर से एक सवाल ऐसी आई है, देखिए जैसा प्रश्न सेट किया गया होता वैसे लगाते हैं, भले ही क्या होगा, एक टाइप की एक सवाल आगे एक सवाल पीछे, उससे क्या होता है सवालों का क्रम कैसे भी हो, बट यहाँ पर जो कुछ भी है आप देखिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट होगा, 7वां प्रश्न होगा, और 7वां प्रश्न में जो कुछ भी लिखा है मैं आपके स्क्रीन पर अभी बोर्ड पर लिख के दिखाता हूँ 7वें प्रश्न को, और फिर उसको समझ के बताते हैं। यहाँ पे 7वां जो प्रश्न होने वाला है वो रेलगाड़ी से संबंध फिर रखता है, रेलगाड़ी का चाल दूरी का ही संबंध है, ठीक है। वहाँ पर भी हमको यहाँ पे भी हमको टाइम और डिस्टेंस को जो होगा मात्रक को बदलना पड़ेगा। फिलहाल लिखते हैं 180 मीटर लंबी ट्रेन है कोई, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक, जो कि क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में
पार करती है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रेन की क्या निकालना है, चाल निकालना है, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें, ये मान निकालना है। रही बात विकल्प की, क्या करेंगे, विकल्प में यहाँ पे 54 दिया गया है और फिर यहाँ पे 72 72 है और फिर 27 है, अगला ऑप्शन है। यहाँ पे फिर चौथा ऑप्शन जो होगा, यहाँ पर मतलब कैसे लिखा है कि तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। ऐसा कब लिखा जाता है विकल्प, अगर किताबों में ऐसा विकल्प लिखा होगा, इसका मतलब यह होने वाला है कि वहाँ पे कुछ, यहाँ पे डेटा जो दिया गया है वो अपूर्ण होने वाला है, तभी ऐसा लिखा होता है। फिलहाल क्या दिक्कत है, लगाते हैं, सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सवाल को कैसे कीजिए हल। लिखा 180 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई दी गई है और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल निकालना है और किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है। तो आपको क्या बताया अभी मैंने पिछले सवाल में भी बताया था क्या कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर ट्रेन चल रही होती है तो ट्रेन की जो दूरी होती है, तय की गई दूरी, वो ट्रेन की लंबाई होगी और फिर जो किसी बड़ी वस्तु को पार कर रहा होता है तो उसकी भी लंबाई को योग करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई का योगफल जो होगा वो तय की गई दूरी होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ट्रेन की लंबाई पता है लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है। यही यहाँ पे डेटा नहीं दिया गया है, इसी वजह से ये सवाल जो है अधूरी है, अपूर्ण है। ये सवाल का क्या होगा, मान हम तय नहीं कर पाएंगे। वजह समझाता हूँ, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं पता है, या फिर हमको चाल पता होता प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेते, प्लेटफॉर्म की लंबाई ही नहीं पता है। यही वजह है कि इसका हम डेटा को इसको सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे दो चीजें अननोन है और एक ही संबंध दिया गया, इसलिए सवाल नहीं लग सकता, कहेंगे तय नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा 4 होगा, जो कि हम लोग कहेंगे यही सही होने वाला है। फिलहाल यहाँ तक की क्लास में वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, नए तरीकों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, आपका CIT एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं, बस मेहनत करते रहिए, संघर्ष जारी रहेगा बस, ठीक है। मिलते हैं नए क्लास में, चलते हैं, जय हिंद।